आपकी होस्ट मैमूना अल्मास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आज हम थैलेसीमिया पर ही बात करेंगे। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीज़े फाउंडेशन थैलेसीमिया होमोफीलिया सेंटर के डायरेक्टर सैयद सादुल्लाह शाहिद साहब। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि थैलेसीमिया असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपको TNN के स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगी और फिर शुक्रिया अदा करूँगी कि आप अपना इतना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं। तो सर हमें ये बताइए कि थैलेसीमिया है क्या असल में? थैलेसीमिया एक ऐसी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट्स में रेड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है। इनकी जो हीमोग्लोबिन है वो जो ब्लड के अंदर रेड सेल्स होते हैं वो डिसऑर्डर जो है वो हीमोग्लोबिन कम में होता है और हर 15 दिन बाद उन बच्चों को जो है वो रेड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है और ये ट्रांसफ्यूजन जो है उनके रेड सेल्स की वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। हर 15 दिन बाद ट्वाइस इन अ मंथ उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सर ये बीमारी कैसे लाहक होती है? इसकी कोई जब बच्चा बड़ा होता है उसमें कोई जर्म्स ऐसे हो जाते हैं पैदा के जिससे वो थैलेसीमिया का पेशेंट हो जाता है? एक्चुअली थैलेसीमिया जो है वो कैरियर्स और नॉन कैरियर्स की जो हम अगर डिटेक्शन इनकी अगर कर ली जाए तो फिर ये बच्चे जो हैं वो इस तरह के पैदा नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर हम शादी से पहले इस चीज़ को कंपलसरी कर दें कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टेस्ट है वो हम कंपलसरी अगर इसको कर दिया जाए, करार दे दिया जाए कि ये टेस्ट कंपलसरी हो शादी से पहले, तो फिर हम अपने आने वाली नस्ल को जो है वो इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। सही। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं? इस बीमारी का कैसे पता चलता है? कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिससे पता चलता है कि ये बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट हो गया है, बन गया है या ये थैलेसीमिया का पेशेंट बन रहा है? अब उसमें थैलेसीमिया में 2-3 टाइप्स हैं। एक थैलेसीमिया मेजर है, एक थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है और थैलेसीमिया माइनर है। थैलेसीमिया मेजर जो है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ की एज में आफ्टर बर्थ वो बच्चे में ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बच्चा पेल है बहुत ज़्यादा, स्टिफनेस है, ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार शिकायत होती है कि बच्चा बुखार है, वीकनेस बहुत ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा होती है। तो ये उसकी मोस्ट जो प्रोबेबली कॉमन जो सिम्टम्स हैं उसके वो ये होता है, बच्चा चिड़चिड़ापन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, फीड नहीं प्रॉपर ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें HB की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाती है, इसलिए ये अलामात ज़ाहिर होते हैं बच्चों में। फिर क्या करते हैं, फिर वो उस बच्चे का इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करवाया जाता है ताकि ये डिटेक्ट किया जा सके कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है या कोई और इसमें प्रॉब्लम है। आगे फिर उसकी कैटेगरीज आती हैं, कौन सा कब डायग्नोज करना है, कैसे करना है, वो फिर उसमें वो आते हैं। यानी कि टेस्ट से ये पता चलता है कि ये किस लेवल का, किस किस्म का थैलेसीमिया है। अगर तो वो एट द एज ऑफ 6 मंथ में वो ऐसे सिम्टम्स उसको आना शुरू हो गए वो फिर थैलेसीमिया मेजर होगा। अगर वो आफ्टर 1 ईयर उसमें ऐसे अलामात ज़ाहिर होना शुरू हुई हैं तो फिर वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट की तरफ जाएगा। उनमें थोड़ा सा पेशेंट्स में थोड़ा सा बोन्स, उनकी जो फेशियल उनका वो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है दूसरे पेशेंट्स के। सही। अच्छा, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मैंने आपको बताया कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है और इसमें सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसका इलाज है। मतलब अभी तक कोई ऑथेंटिक इसका इलाज उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। सही। जो मतलब मसला ये है कि इतना महंगा इलाज जो है वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मोस्टली ये बीमारी जो है वो इतने बैकवर्ड एरियाज के पुअर पेशेंट्स, ये लोग इस बीमारी से जो है वो बहुत पुअर पेशेंट बैकवर्ड एरियाज और रिमोट एरियाज में ये होते हैं, जहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी ऐसी नहीं होंगी, क्योंकि उन लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि अपने आने वाली नस्ल को हम कैसे बचा सकते हैं, उनके बच्चे इसी बीमारी में पैदा होते हैं। सही। अच्छा, अब इसके इलाज का आपने बताया कि सिर्फ ब्लड जो है उसको किया जा सकता है, तो ऑथेंटिक कोई इसकी कोई सर्च वगैरह नहीं चल रही कि इसको इसकी रोकथाम के लिए इसके बचाव के लिए कोई रिसर्च या कोई स्टडी, कोई तरीकाकार, ताकि बैकवर्ड के जो एरियाज़ हैं वो हॉस्पिटल्स में भी कम जाते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, तो ऐसे लोगों के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं हमारे ये मेडिकल फील्ड? ऐसे में जो है उन जिन फैमिलीज़ में ये बच्चे हैं ऑलरेडी, फिर क्या करते हैं कि हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी टीम है जो इसके ऊपर वर्क करती है, हम क्या करते हैं उन एरियाज़ में जाके जहाँ पे ये पेशेंट्स मौजूद हैं हमारे पास आते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए,
उनकी पूरी फैमिलीज की ब्लड की स्क्रीनिंग की जाती है। सही। ठीक है, और उनकी पूरी, जिसमें पूरी फैमिली उसमें आ जाती है, सबकी फ्री में स्क्रीनिंग की जाती है, उनके टेस्ट किए जाते हैं कि कौन कैरियर्स है और कौन नॉन कैरियर है। ये डिटेक्शन जो है वो मेजर है कि हम उसको कैसे आगे उसको रोक सकते हैं। अगर हम जब तक इसकी डिटेक्शन नहीं करेंगे तो हम इस बीमारी को नहीं रोक सकते। ठीक है, कैरियर्स और नॉन कैरियर, अगर पेरेंट्स कैरियर्स हैं तो बच्चे आगे थैलेसीमिया मेजर के होंगे। ठीक है, अगर पेरेंट्स के टेस्ट नॉर्मल हैं, एक कैरियर है एक नॉन कैरियर है, तो वो फिर शादी कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों कैरियर हैं तो फिर आगे बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे। और इसको जो इस कश्मकश में गुजर रहे हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों को इस तकलीफ में गुजर रहे हैं, तो वो जब, और एक और भी इसमें मैं थोड़ी सी आपको एडिशन कर सकता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अब इस टेस्ट की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो बिल्कुल एट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एट 10 to 12 वीक्स में हम उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इस बीमारी में वो बच्चे हैं, उनकी अगर वो नेक्स्ट अगर वो इस तरफ जा रहे हैं तो वो उसकी डिटेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, ताकि वो उसको हम बच्चे को इस बीमारी में आने से रोक लिया जाए। तो ये तो रिसर्च यहाँ तक पहुँच चुकी है। अच्छा, अलीज़ेब थैलेसीमिया होमोफिलिया सेंटर क्यों बनाया आपने, क्या वजह थी इसको बनाने की? ये बनाने की वजह सिंस 1995 में फिल्म स्टार मोहम्मद अली ने शाहिद अली जैदी के साथ मिलके इस इदारे की बुनियाद रखी। वो अली साहब जो हैं वो दर्द दिल रखने वाले इंसान थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। शाहिद अली जैदी साहब के साथ उनकी बड़ी जो कोलैबोरेशन थी, वो दूसरे सेंटर्स में भी कहीं जाते थे, हॉस्पिटल्स में जाते थे, गवर्नमेंट के पेशेंट्स की मजबूरियाँ और इस तरह की जो चीज़ें थी वो देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। फिर वहाँ पे वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स भी देखते थे कि ये लाहौर में पेशेंट्स आ रहे हैं। जब वो उनसे पूछते थे कहाँ से आ रहे हैं, वो कहते थे हम फैसलाबाद से आ रहे हैं, हम साहिवाल के एरिया से आ रहे हैं। इस तरह की ज़रूरत, जब उन्होंने ये चीज़ें फील की कि उन पेशेंट्स को अगर इतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ आना पड़ा है और उनको वहाँ पे पता नहीं ब्लड भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उन्होंने फिर इस इदारे की बुनियाद सबसे पहले फैसलाबाद में रखी, ताकि जो लोग ट्रैवल करके इतने एक्सपेंस बियर करके अगर वो लाहौर में जा रहे हैं इन सब एरियाज़ के, ये मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, अब तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना। लेकिन उस वक़्त ब्लड का जो आप कह लें कि पेशेंट को इमरजेंसी में अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो वो किसी को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। और अलीज़ेब फाउंडेशन जो है वो पायनियर है ब्लड बैंकिंग में। अलीज़ेब फाउंडेशन ही इंट्रोड्यूस करवाने वाला है फैसलाबाद में कि ये रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, एफएफपीज, क्रायोप्रेसिपिटेट्स, ये सारे जो ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं ये अलीज़ेब फाउंडेशन ही इंट्रोड्यूस करवाने वाला है कि सबको फैसलाबाद में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने जब फैसलाबाद में इसकी बुनियाद रखी, फिर उसके बाद साहिवाल में, क्योंकि यहाँ से पेशेंट्स इतना ट्रैवल करके फिर वो फैसलाबाद जाते थे तो डिफिकल्ट हो जाता है ना पेशेंट के लिए, तो पेशेंट्स को प्रोवाइड करना सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप अलीज़ेब फाउंडेशन का मिशन ही है। और आप ये देखें कि आपको अलीज़ेब फाउंडेशन जो है वो झंग में नज़र आएगी, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, आपको झंग में नज़र आएगा, आपको उकाड़ा में नज़र आएगी, आपको आरिफाला में नज़र आ रही है, क्योंकि इन एरियाज़ में ये पेशेंट्स जो हैं वो फैसिलिटीज़ को वो नहीं अवेल कर सकते कि वो इतनी दूर ट्रैवल करके। अब आजकल जो हालात जा रहे हैं इस महंगाई के दौर में, पेशेंट्स को अपनी को पता नहीं किस तरीके से वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर वो ये इतना ट्रैवल करके वो लाहौर जाएं या और किसी और जगह जाएं, अब देखिए मुल्तान में ही अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मौजूद है, उसके बाद इस पूरी लेन में या तो लाहौर जाना पड़ेगा, देखिए दरमियान में आता है साहिवाल, फिर आरिफवाला आता है, फिर ओकाड़ा आता है। उन पेशेंट्स को दीपालपुर में कितने ज़्यादा पेशेंट्स थे, फिर वो सब साहिवाल आते थे, ओकाड़ा में कितने पेशेंट थे, फिर उनको वहीं पे ही उनको हम ये सर्विसेज फैसिलिटी जो है वो कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं कि पेशेंट्स को इतना जो ट्रैवल करना पड़े वो ना करना पड़े। अच्छा सर, अलीज़ेब फाउंडेशन को आप मैनेज कैसे करते हैं? आप मतलब अकेले मैनेज करते हो या फिर आपको बाकी लोगों का और जो दूसरे बड़े लोग हैं इस चीज़ों में हिस्सा लेते हैं,
खिदमत खलक में, क्या उनका आपको ताउन हासिल है, ये जस्ट आप अपने दम पर ही इसको लेकर आगे चल रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान इसको अपने दम पे कैसे कर सकता है जी। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 सेंटर्स जो हैं वो पंजाब में काम करें अलीज़े फाउंडेशन के। जी। तो इनको अकेला इसको मैनेज करना तो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके साथ इस इदारे को चलाने के लिए ज़ाहिर है हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। जी। और सबसे जो मेजर चीज़ है वो ब्लड है, ब्लड का हसूल। सर माज़रत चाहूँगी, ब्रेक का टाइम हो रहा है, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, फिर यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे और थैलेसीमिया के बारे में मज़ीद जानेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी तो सर हम बात कर रहे थे मैनेज करने की अलीज़े फाउंडेशन को, तो इसके बारे में काइंडली हमें बताइएगा। मैं आपको बता रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको अकेले मैनेज करें जब तक कि लोगों का साथ इसमें ना हो। लेकिन ये कोई एक दफ़ा का ट्रीटमेंट ऐसा है नहीं कि पेशेंट को मेडिसिन दी, पेशेंट ठीक हो गया। इन पेशेंट ने आना है जब तक उस पेशेंट की ज़िंदगी, और इसका ट्रीटमेंट अकेला ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस पेशेंट की प्रॉपर आयरन चिलेशन थेरेपी होती है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो कंपोनेंट होता है आयरन का। जब आयरन उसकी बॉडी में बार बार ट्रांसफ्यूज होगा ट्वाइस इन अ मंथ, तो वो बच्चा का जो बॉडी है वो आयरन ओवरलोड हो जाती है। तो उसके लिए आयरन चिलेशन थेरेपी प्रॉपर चाहिए होती है। यहाँ सेंटर में भी और उनको घर में भी ऑरल मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती है वो सब देते हैं। फिर ब्लड कलेक्शन के लिए जो है वो प्रॉपर टीम हमारी काम कर रही है, जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में कंपेन्स करते हैं ब्लड डोनेशन की, क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर 35 to 40 पेशेंट्स की बच्चों की ट्रांसफ्यूजन होती है। तो हमें इतना ब्लड डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो 40 to 50 पिंट्स ब्लड के डेली बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड होते हैं, और FFPs और प्लेटलेट्स वो भी इसके साथ। तो जब इतना कुछ रिक्वायर्ड हो, फिर आपको पता है डॉक्टर्स की पूरी टीम है, स्टाफ है, बाकी सेंटर्स भी देखने हैं। तो जब यहाँ से हर चीज़ करेंगे तो वो आपके वो दोस्तों के बगैर और जो इसको वो करते हैं उसके बगैर, डोनेशंस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। हम खुद कितना कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जब तक के लोगों का साथ ना हो हम इस कार्य खैर को लेके आगे नहीं चल सकते। और जितनी महंगाई हो गई है, जितनी मुश्किलात इदारे को फेस करनी पड़ती हैं, वो अकेले पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अलीज़े फाउंडेशन में लगभग कितने थैलासीमिया मरीज़ जो बच्चे हैं वो मौजूद होते हैं एट अ टाइम,
और क्या आप उनको अपने फाउंडेशन में रखते भी हैं? अगर ओवरऑल बात की जाए जैसे फाउंडेशन में, तो डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन हमारे सारे सेंटर्स में तकरीबन 200 के करीब पेशेंट्स की जो है ना वो ट्रांसफ्यूजन की जाती है। और ट्रांसफ्यूजन जो है खुद प्रोसेस एक ऐसा है कि वो तकरीबन 3 to 4 आवर्स जो है वो पेशेंट को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एक पेशेंट को 3 to 4 आवर्स ट्रांसफ्यूजन का तो रिक्वायर्ड 200 पेशेंट आप डेली बेस ओवरऑल। पर करते हाँ, हैं? ओवरऑल डेली पूरे बेस पे। अलीज़ेब तो ये फाउंडेशन कैसे आप कर सकते हैं मैनेज? मैं क्योंकि एक आपको पेशेंट को 3 to 4 आवर्स, और ये बहुत आपको डिफिकल्ट हाँ प्रोसेस जी बन बिल्कुल जाता है। डिफिकल्ट प्रोसेस। और इतने ही फिर ब्लड की भी रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर बिल्कुल 200 पेशेंट्स की पूरे अलीज़ेब में अगर डेली बेसिस के ऊपर ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो उस हिसाब से हमें ब्लड भी रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल ठीक है, फिर उस हिसाब से फिर एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। फिर दोस्तों का साथ इसलिए चाहिए होता है कि इतने पेशेंट्स की जब केयर की जा रही है, ट्रांसफ्यूजन की जा रही है, जी तो जब और टोटल जो पेशेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन 4500 के करीब पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं अलीज़ेब फाउंडेशन में। तो डेली अगर 200 भी एवरेज पेशेंट्स को ओवरऑल, अब जैसे फैसलाबाद में हमारा सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ पे एट अ टाइम जो है वो 100 पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूजन करने की फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद है। बाकी सेंटर्स में भी देखा जाए तो 30 to 40 पेशेंट्स हर उसमें ट्रांसफ्यूज हो रहे होते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर हमें इतना ब्लड चाहिए होता है। फिर वो डोनेशंस चाहिए होती हैं जिसके ऊपर अब ब्लड बैग, जी जिस तरह महंगाई जो है वो डेली बढ़ रही है, तो हमें डेली बेसिस के ऊपर एक्सपेंस क्लियर करने के लिए डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल तो वो जब तक फिलनथेरेपीज हमारे साथ अटैच ना हो तो हम जी। उसको हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, आपने बताया कि डेली बेस पे 200 पेशेंट्स जो है वो आप करते हैं, डेली बेस पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको ब्लड भी उसी कह लें कि उतनी ही तादाद में चाहिए होता है पेशेंट के हिसाब से। तो इतना ब्लड आप परचेज कैसे कर सकते हैं ब्लड बैंक से ना? और अगर वहाँ से अगर आप परचेज नहीं करते, वहाँ से नहीं लेते, तो इतने डोनर्स आपके पास डेली बेस पे कैसे? मैं आपको वही बता रहा था कि मेजर सोर्स जो ब्लड डोनेशन का है वो स्टूडेंट्स हैं। जी स्टूडेंट्स कौन से कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, जी ठीक है, वो हमारा मेजर सोर्स होते हैं ब्लड डोनेशन का। उनके अंदर जज्बा जो होता है वो ब्लड डोनेशन का वो बहुत ज़्यादा नए नए जैसे अब आप कह लेंगे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं, उनमें जज्बा एक होता है। जी जी तो जब हम उनको इमोशनली जाके उन बच्चों के ग्रीवियंसेस बताते हैं कि ये पेशेंट्स किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और ये इनकी मुश्किलात हैं, इनकी ज़िंदगी थोड़ी है, और ये सिर्फ आपके ब्लड के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और मज़े की बात ये है कि एक ब्लड से, जी डोनेशन से आप 3 बच्चों को जो है वो उनकी लाइफ बचा सकते हैं, 3 बच्चों से। सही क्योंकि जब आपके रेड सेल्स थैलेसीमिया के पेशेंट्स को लगते हैं, रेड सेल्स जी हीमोफीलिया के लगते हैं, एफएफपी और प्लेटलेट्स लगते हैं ब्लड कैंसर के बच्चों को। तो इस तरह एक सही ब्लड से अगर आप डोनेट करके 3 बच्चों की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं, तो वो बच्चे जो हैं उनका जो जज्बा है वो बड़ा जो अप्रिशिएटेबल होता है कि वो इस चीज़ में कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और लोगों में, स्टूडेंट्स में अब इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि हम अगर ब्लड देंगे तो हमारी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोगों में पहले कॉन्सेप्ट होता था कि अगर हम ब्लड देंगे तो पता नहीं हमारे अंदर है नहीं या क्या है, इस तरह के लोगों में। लेकिन जब हम जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स के, अगर मैं ब्लड दूंगा तो ये वो, फिर वो सारी चीज़ें, फिर वो प्रॉपर तरीके से मोटिवेट होते हैं, फिर वो ब्लड देते हैं। सही डेली बेसिस के ऊपर पूरे पंजाब में हम लोग कैंप्स करते हैं। अब जैसे साहिवाल में 40 पेशेंट्स की ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड रिक्वायर्ड है, तो हमें डेली बेसिस के ऊपर इतना ब्लड रिक्वायर्ड, कभी किसी कॉलेज में कैंप है, कभी किसी में कैंप है। और हमें ज़्यादा जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं वो उन दिनों में फेस करनी पड़ती हैं जब कॉलेजेस बंद होते हैं या स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। सही। वो एक जो टाइम है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है रमज़ान तो में। ऐसे टाइम में आप कैसे फिर पेशेंट्स को डील कर पाते हैं, कैसे उनका उसमें ट्रीटमेंट? फिर देखिए, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला सबब बना देता है। बिल्कुल जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते कॉलेजेस में, जब उनकी छुट्टियां होती हैं, फिर हम ऐसे कॉरपोरेट जो हैं इदारे, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। सही मदारिस में जो हैं वो कॉन्टेक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा देने वाले, एहतियात ब्लड देने वाले उनमें मौजूद होते हैं। सही तो ये सिलसिला अल्लाह ताला चलाता रहता है किसी ना किसी सूरत में। अगर उधर से सही मुश्किलात आ रही हैं तो वो दूसरी तरफ से फिर वो ब्लड का अरेंजमेंट देखें। ये ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, बिल्कुल तो वो सबब भी वही बनाता वही है। बना। इंसान एक अपनी सी छोटी सी एक कोशिश करता है
तो वो जो है वो अल्लाह ताला उनकी मदद करने वाला है। अच्छा सर, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स आपके पास एडमिट होते हैं, इनके लवाहिकीन आपके पास मिल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बगैर तो नहीं आ सकता। तो अगर वो दो दिन या 3 दिन आपके पास रुका हुआ है सपोज, तो क्या आप उसको खाना भी देंगे? उसकी जो ज़रूरियात वहाँ पे होंगी आप उसको भी देखेंगे? उसमें ये होता है कि पेशेंट को, मैंने आपको बताया ना 3 to 4 आवर्स ट्रांसफ्यूजन का जी वो टाइम है, तो हमें पेशेंट को ऐसा रखने की तो ज़रूरत पेश आती नहीं। हाँ, अगर पेशेंट को ज़रूरत है कि इसकी एचबी लो है तो हम उसको नेक्स्ट डे फिर बुला लेते हैं कि आप नेक्स्ट डे आ जाएंगे, 2 दिन बाद आके फिर आप ब्लड लगवा लें। तो जो रखना है वो पेशेंट को रखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है कि हम पेशेंट को वहाँ रखें। हाँ, खाने के टाइम पे हम उनको खाना एक दिन वो ज़रूर देते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें ये टोटली जो है वो सारा वो एक्सपेंस जो है वो सारा ज़कात खैरात के ऊपर ही वो सारा बियर किया जाता है। तो हम अब इदारा भी जिस डिफ़िकल्टीज़ में वो चल रहा है, तो हम पूरा वीक जो है वो खाना नहीं प्रोवाइड कर सकते। एक दिन जो है वो खाना उनको जुम्मे वाले दिन पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, एक पेशेंट पे कितना खर्चा आ जाता है आपका? एक पेशेंट के ऊपर अगर हम आयरन चिलेशन के साथ वो बात करें तो तकरीबन एक पेशेंट की 20,000 उसके ऊपर एक्सपेंस आता है, ब्लड से लेके उसके आयरन चिलेशन तक। सही। उसमें इसकी इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट की सारी इन्वॉल्व हैं, हर चीज़ उसमें होती है। तकरीबन एक पेशेंट के ऊपर इतना एक्सपेंस आ है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि थैलेसीमिया के पेशेंट के साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उस सूरत में आप लोग क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन सम टाइम बच्चा बहुत वीक होता है, ब्लड जो है वो नहीं वो उस चीज़ को बियर कर सकता, तो कॉम्प्लिकेशन पैदा होने का खतरा होता है, और अगर होता है तो कितने % होता है? इस सूरत में आप क्या करते हैं? इसमें हो भी सकता है, लेकिन ट्रांसफ्यूजन खुद एक ऐसा प्रोसीजर है कि एक रिस्क होता है जी। हर ट्रांसफ्यूजन ही एक रिस्क होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो पेशेंट को पहले ही इस चीज़ से अवेयर कर लेते हैं। जैसे उसमें कुछ जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो लेने होते हैं कि पेशेंट को बुखार ना हो या कोई और किसी तरह की वायरल इन्फेक्शन ना हो, तो उस सूरत में फिर उस पेशेंट की ट्रांसफ्यूजन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसको स्टेबल कर लेते हैं। अगर वो ही सफरिंग फ्रॉम फीवर तो उसको फिर बुखार उसका कम किया जाता है, उसके बाद उसको वो किया जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि उसको इस स्टेज के ऊपर ना लाया जाए कि खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन वगैरह हो सके। अगर वो ऐसा कुछ होता है तो फिर हम पेशेंट को फ़ौरन इमरजेंसी में रेफर कर देते हैं। थैंक यू सर। हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा सुनने वालों को ये मैसेज है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं ये आपके मुंतज़िर हैं, आपके ब्लड के मुंतज़िर हैं। अगर आप अपना ब्लड डोनेट करेंगे इन बच्चों को तो ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये भी आपकी तरह हमारी तरह पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कमी किस चीज़ की है? वो खून के उस सुर्ख रंग की कमी है उन बच्चों में जो हमारी और आपकी रगों में दौड़ रहा है। तो मेरी आप तमाम सुनने वालों से अपील है कि थैलेसीमिया डे के मौके पर उन बच्चों को भी याद रखें और अपना ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, खिदमत खलक एक इबादत है, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना गोए पूरे इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। तो मर्दों के साथ साथ औरतों को भी अब देखा जा सकता है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को अपना वो ब्लड डोनेट कर रही हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपना ब्लड जो है वो ऐसे पेशेंट्स को डोनेट करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।